डियर स्टूडेंट, दाब और आयतन के बीच में ग्राफ ये दिया गया है। ये आपका आयतन है। इस आयतन को ध्यान रखेंगे। इसमें ये आयतन का मान जो है ये मीटर क्यूब में दिया है तो ठीक है, नहीं तो अगर ये लीटर में दिया होता है तो 1 लीटर को हम मीटर में चेंज कर लेते हैं। और यहाँ पर ये जो दाब दिया है, दाब का मान जो है न्यूटन बटे मीटर स्क्वायर में दिया गया है। ये दाब है तो दाब को हम किस में लिखेंगे? यहाँ पर ये न्यूटन बटे मीटर स्क्वायर में ये ज्ञात है। यहाँ पर तो न्यूटन बटे मीटर स्क्वायर पढ़ेंगे कैसे यहाँ से? तो यहाँ देखिए, इसको पढ़ेंगे। यहाँ पर ये 0 से यहाँ तक 1 मीटर क्यूब आयतन है, 0 से यहाँ 2 तक 2 मीटर क्यूब आयतन है, और 0 से यहाँ 3 तक ये 3 मीटर क्यूब आयतन है, और 0 से यहाँ 4 तक ये 4 मीटर आयतन क्यूब है। किन्हीं एक के बीच में आप 2 में से 1 घटाएंगे तो आपको यहाँ तक मिल जाएगा, 3 में से 2 घटाएंगे तो यहाँ पर मिल जाएगा, 4 में से 3 घटाएंगे ये डिस्टेंस मिल जाएगा यहाँ पर। ठीक है, तो ये आयतन में दिया हुआ है और ये आपका दाब न्यूटन बटे मीटर स्क्वायर में दिया है। तो यहाँ पे पढ़ेंगे 10 न्यूटन मीटर स्क्वायर, 20 न्यूटन मीटर स्क्वायर, 30 न्यूटन बटे मीटर स्क्वायर, 40 न्यूटन बटे मीटर स्क्वायर। ओके, इस तरह से हम पढ़ेंगे। अब इसमें आपको हम न्यूमेरिकल के लिए कैसे इसका आंकिक प्रश्न हल करेंगे, बहुत ही इजी है। थोड़ा सा आप ध्यान देंगे तो आपको तुरंत ही समझ में आ जाएगा ये टॉपिक। तो जैसे इसको क्या कहते हैं? चक्रीय प्रक्रम। तो यहाँ दाब और आयतन के बीच में जो ग्राफ होता है ये सभी कंपटीशन में भी पूछा जाता है और आपके हर एक एग्जाम में, मतलब ये आपको बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। एक तरह से अगर कहा जाए तो बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। थर्मोडायनेमिक्स में दाब और आयतन के बीच में न्यूमेरिकल लगाया जाता है। तो इसके लिए जैसे यहाँ पर ध्यान दीजिए, अगर इसको हम माने यहाँ पर ए पॉइंट, इसको बी पॉइंट कहें, इसको सी पॉइंट कहें तो डी, और इसमें एक संकेत दिया होता है जैसे ए से बी, बी से सी, सी से डी और डी से ए। तो यहाँ इसको कहा जाता है चक्रीय प्रक्रम। ठीक है, ये कोई भी प्रक्रम, ये चक्रीय प्रक्रम है यहाँ पर। तो सबसे पहले अभी आप धीरे धीरे सीखना शुरू कीजिए इसका न्यूमेरिकल कैसे लगाएंगे। तो न्यूमेरिकल लगाने के लिए हमने आपको 2 फार्मूला बताए हैं। एक फार्मूला बताया गया था यहाँ पर W बराबर P इंटू डेल्टा V, और दूसरा फार्मूला जो आपको बताए थे W बराबर घिरे क्षेत्रफल। ठीक है, दाब और आयतन के बीच में है तो घिरे क्षेत्रफल। तो क्षेत्रफल अगर घिरा हुआ है जहाँ भी हो, उस क्षेत्रफल को अगर हम ज्ञात कर लेते हैं तो हमारा वर्क निकल जाएगा। तो ध्यान दीजिए, घिरा क्षेत्रफल। अब जैसे डी से ए तक तो आपको हमेशा ये वाला भाग क्षेत्रफल निकालना पड़ेगा। बी से सी तक तो इसकी परछाई कहाँ तक पड़ रही है? यहाँ तक पड़ रही है, तो ये पूरा एरिया ज्ञात करेंगे। ठीक है, ए से बी तक तो इसकी साइडो कहाँ आ रही है? इसकी साइडो कुछ नहीं है, तो यहाँ पे आपका 0 हो जाएगा। लेकिन ये लाइन और इस लाइन का जो है एरिया मिलेगा यहाँ। ठीक है, तो 2 फार्मूले आपको बताए गए हैं और दोनों फार्मूले की सहायता से किसी ग्राफ से आप जो है आंकिक प्रश्न को हल कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जैसे अभी हमने P इंटू डेल्टा बी जो हमने पहला लिखा है यहाँ पर, वो क्या फार्मूला था? P इंटू डेल्टा बी से भी वर्ग को हम ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, ये पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट यहाँ जैसे लिखा गया। तो चलिए देखते हैं यहाँ से कैसे हल करें इसमें। तो यहाँ जैसे आपसे ये पूछा जाएगा, इसमें आपकी किताब में बहुत से न्यूमेरिकल इस टाइप के दिए गए हैं, यानी कि लगभग उदाहरण और आंकिक मिला के कुल 100 क्वेश्चन से कम नहीं होंगे, इससे ज़्यादा ही होंगे पूरा आपकी किताब में, इस अध्याय में जो दिया गया है थर्मोडायनेमिक्स में। तो यहाँ पर जैसे आपको ज्ञात करना है, तो ज्ञात क्या करना है? इसमें कार्य, तो कार्य निकालना है। तो W, तो यहाँ पे हम कार्य पहले किस में निकालेंगे? तो पहले यहाँ पे जैसे मान लें ए से बी में, ए से बी में, पॉइंट नंबर 2 में बी से सी में, पॉइंट नंबर 3 में सी से डी में, पॉइंट नंबर 4 में डी से ए में वर्ग ज्ञात कीजिए। तो इतना वर्ग ज्ञात करना है। ठीक है, तो हम आपको एक लॉन्ग विधि बताएंगे और एक शॉर्ट विधि बताएंगे इसमें, जो आपके लिए कंपटीशन के लिए बहुत फ़ायदेमंद होगा यहाँ पर जब सॉल्व करेंगे उसको। तो सबसे पहले आप देखिए ए से बी में,
ए से बी के लिए हम पहला पॉइंट यहाँ सॉल्व करेंगे। ए से बी के लिए किया गया कार्य, तो ए से बी में अगर आप देखिए यहाँ पर ये क्या है, यहाँ पर ए पर आयतन कितना है 1 है और बी पे आयतन 1 है। तो जो फार्मूला आपका है W = P × डेल्टा V, तो सबसे पहले हम ये देख लेते हैं इसके चेंजिंग कितना हो रहा है। तो P और 1 - 1 आयतन में चेंजिंग, तो W1 का मान कितना हो जाएगा 0। तो यहाँ पर किया गया कार्य ए से बी प्रक्रम के लिए क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट इसी तरह से आप बी से सी के लिए भी लगा सकते हैं। तो बी से सी के लिए कैसे ज्ञात करेंगे, तो हमने आपको बताए थे इसमें P जो है ये कांस्टेंट होता है और देखिए यहाँ आयतन में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है, तो वहाँ पे वर्ग का मान 0 होता है। तो जैसे किसी सिलेंडर में गैस भरा हुआ है और इसका आयतन बदल नहीं रहा है, अर्थात क्या है ये स्थिर है। तो जब आयतन चेंज नहीं हो रहा है, पहले आयतन बढ़ा फिर आयतन घटा या आयतन घटा था तो आयतन बढ़ गया, तो अगर ऐसी अवस्था होती है तो वहाँ पर वर्ग होगा, और जब आयतन बदलेगा ही नहीं तो कार्य का मान क्या होना चाहिए 0 होना चाहिए। तो यहाँ डेल्टा बी है, तो डेल्टा बी का तात्पर्य है आयतन में आपको परिवर्तन देखना है। तो आयतन में यहाँ परिवर्तन 1 - 1 कितना हो गया 0 हो गया, तो यहाँ वर्ग का मान कितना आ गया 0। इसी तरह से आप ज्ञात कर सकते हैं बी से सी के लिए। तो बी से सी के लिए निकालते हैं, तो बी से सी के लिए जो है किया गया कार्य, तो बी से सी में आप ये देख रहे हैं पहले आयतन यहाँ बी पे कितना था 1 मीटर क्यूब था, सी पे आयतन कितना हो गया 4 मीटर क्यूब हो गया। तो यहाँ आयतन क्या हो रहा है बढ़ रहा है। तो आयतन जब बढ़ेगा तो कार्य किसके द्वारा हो रहा है, तो निकाय द्वारा हो रहा है। जैसे सिलेंडर में गैस भरा हुआ है, जब इसका आयतन घटता है, जब आप ऊपर से दाब लगाते हैं इस पर तो इसका आयतन घटेगा, तो आप कार्य जो है निकाय पर करते हैं। ठीक है, अब यहाँ जैसे इसका आयतन जो है बढ़ जा रहा है, तो सॉरी हाँ इसका आयतन बढ़ रहा है अर्थात निकाय स्वयं कार्य कर रही है, तो ये पिस्टन को ढकेलेगा तो ये ऊपर चला आएगा। तो यहाँ कार्य किसके द्वारा होगा निकाय द्वारा हो रहा है। तो ऐसे भी आप लिख सकते हैं निकाय द्वारा, पहले ही लिख सकते हैं निकाय द्वारा वर्क होगा, यहाँ ध्यान दीजिए इसमें। तो बी से सी के लिए W = P × डेल्टा बी फार्मूला लगा देते हैं। अभी हम आपको बताए थे इस फार्मूले में जो है P देखिए यहाँ दाब कांस्टेंट है, B पे भी दाब 30 है और C पे भी दाब 30 है, लेकिन आयतन चेंज हो रहा है, तो यहाँ हम 30 लिखेंगे क्योंकि यहाँ P में डेल्टा P नहीं आया है, तो यहाँ P का मान कांस्टेंट रहेगा, तभी ये फार्मूला लगा सकते हैं। और आयतन यहाँ 4 - 1 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा W2। तो W2 बराबर कितना हो जाएगा 4 में से 1 गया, यानी 90 जूल। ओके, 90 जूल वर्ग हो गया यहाँ से, तो हमारा जो ये मान आया वो 90 जूल आ गया। ठीक है, तो अब इस तरह से सी से डी में भी याद कर सकते हैं थर्ड। तो थर्ड पॉइंट आपका सी से डी के लिए जो है इसमें क्या है आयतन इसमें भी नहीं बदल रहा है, तो यहाँ क्या हो जाएगा P × यहाँ पे आयतन 4 - 4 अर्थात इसका मान क्या आ जाएगा 0। तो W3 का मान क्या मिल जाएगा 0। तो ये भी ध्यान रखिए कि दाब और आयतन के बीच में अगर हम ग्राफ खींच रहे हैं और हमको एक सीधी रेखा है, तो जो ऊर्ध्वाधर हो सीधी रेखा परस्पर लंबवत हो, x अक्ष के परस्पर लंबवत हो या y अक्ष के पैरेलल खींची जा रही है, तो उस पर किया गया कार्य का मान क्या होना चाहिए 0 होना चाहिए। क्यों 0 हो जाएगा, क्योंकि उसके आयतन में परिवर्तन नहीं होगा। ठीक है, उसके आयतन में परिवर्तन नहीं होगा वहाँ पर। ठीक है, इसीलिए वहाँ पे क्या आ जाएगा मान 0 आ जाएगा। फिर डी से ए के लिए देखिए, चौथा पॉइंट आपका जो है वो डी से ए के लिए हम देख लेते हैं। तो चौथा पॉइंट जो डी से ए के लिए दिया गया है, तो डी से ए के लिए यहाँ पे W4 मान लेते हैं, तो यहाँ P × डेल्टा बी लगा देते हैं। इसमें भी P कांस्टेंट है, आप देख रहे हैं यहाँ पर। तो W4 P का मान कांस्टेंट है 10, और डेल्टा बी का मतलब है लास्ट आयतन कितना है, अंतिम आयतन में से प्रारंभिक आयतन को घटाते हैं, तो 1 - 4। तो यहाँ पे जो आपको मान मिलेगा वो कितना आ जाएगा, यहाँ से 4 में से 1 गया 3, तो यहाँ आ जाएगा -30 जूल। ठीक है, तो नेट कार्य कितना हो गया, तो नेट कार्य, तो कुल कार्य को आप जोड़ देंगे तो यहाँ पर कुल कार्य मिल जाएगा आपको। तो यहाँ ये भी आपको ध्यान देना है कि हमको अंतिम आयतन में से प्रारंभिक आयतन को घटाना है, चाहे वह माइनस में आए चाहे प्लस में आए,
तो माइनस में आएगा तो इसका मतलब निकाय को दबाया गया है, निकाय को निकाय पर कार्य हुआ है। और यहाँ निकाय अभी उसके अगले वाले स्टेप में आपको क्या बताए थे, निकाय द्वारा और निकाय पर, ये शब्द यहाँ पे क्या लिखेंगे, निकाय पर। अब यहाँ कार्य किस पे हुआ, निकाय पर, क्योंकि यहाँ पर जब गैस को संपीड़ित किया गया है यानी गैस को दबाया गया है तो इसमें कार्य का मान ऋणात्मक आएगा। तो जहाँ जहाँ अगर कार्य का मान ऋणात्मक दिया है तो आप वहाँ ये समझेंगे कि निकाय को दबाया गया है या संपीड़ित किया गया है, तो वहाँ वर्ग किस पे हुआ है, निकाय पर। ठीक है। अब नेट कार्य अगर निकालना चाहें तो नेट कार्य के लिए अभी आप पहले W1, W2, W3, W4, W3 प्लस W4 ये कार्य है। तो W1 का मान 0 आया था, W2 का मान कितना आया था, 90 जूल, प्लस में आया था, ये 0 हो गया। फिर यहाँ पे आ गया -30, तो इसको जब आप सॉल्व करेंगे यहाँ पर तो ये हो जाएगा 60 जूल। ठीक है। तो यहाँ पे कितना आ गया, 60 जूल। नेट कार्य कितना हो गया, नेट कार्य जो है यहाँ पे 60 जूल हो गया। ठीक है। तो इस तरह से हम जो है क्या करते हैं, इसमें वर्ग का मान ज्ञात कर सकते हैं। अब अच्छा देखिए, अब कंपटीशन में अगर यही प्रश्न पूछता है तो जैसे अगर कोई कंपटीशन में आप बैठे हैं, वहाँ पे परीक्षा दे रहे हैं, तो देखिए यहाँ पे अगर ये पूछता है ज़्यादातर नेट कार्य, तो नेट कार्य अगर आपसे पूछा जा रहा है तो नेट कार्य के लिए इतना बड़ा लंबा आप लगाएंगे तो ज़्यादा समय वेस्ट होगा वहाँ पर। तो नेट कार्य के लिए आप डायरेक्ट एक फार्मूला क्या लगा सकते हैं, ये घेरा क्षेत्रफल, अभी हमने आपको बताए थे घेरा क्षेत्रफल। तो ये पूरा जो एरिया है यही नेट कार्य होगा, ये घेरा क्षेत्रफल। तो घेरा जो क्षेत्रफल होता है इसमें क्या हो गया, लंबाई गुणे चौड़ाई। तो यहाँ पे इसकी लंबाई कितनी है, चौड़ाई कितनी है, यही आपको दोनों का गुणा कर देना। 4 में से 1 गया 3, और यहाँ पे 30 में से 10 गया, ये हो जाएगा 20। तो लंबाई गुणे चौड़ाई यानी 20 गुणे 3 लिख सकते हैं यहाँ पे। तो W इक्वल टू क्या आ जाएगा, 60 जूल। देखिए कितना शॉर्ट विधि है यहाँ से नेट कार्य ज्ञात करने के लिए। अब इतना बड़ा आप लगाएंगे यहाँ, तो इसमें कंपटीशन वगैरह में जो चॉइस क्वेश्चन होते हैं, बहुविकल्पीय प्रश्न होते हैं, उसके लिए हम ये मेथड अप्लाई करते हैं। वहाँ पर नेट क्या करते हैं, नेट कार्य ज्ञात करने के लिए पूरा एरिया ज्ञात कर लेते हैं और ये पूरा एरिया से आपको नेट कार्य मिल जाएगा यहाँ। ओके, नेक्स्ट अगले वीडियो में बताएंगे। थैंक यू।